तो स्वागत है आपका और एक संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थैनोस की एज क्या है? अब जो कॉमिक बुक का थैनोस है उसकी एज तो हमें नहीं पता, क्योंकि मार्वल ने कभी वो ऑफिशियली नहीं बताया है। लेकिन जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला थैनोस था उसकी एज 1000 ईयर्स थी। ये खुद इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने कंफर्म किया है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन फ्रीगा पर ही है, तो हम दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, फ्रीगा कितनी पावरफुल है और फ्रीगा क्या कर सकती है? अब फ्रीगा ने अपनी पावर्स ना के बराबर यूज़ की थी, इसलिए यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि वो कितनी पावरफुल है। लेकिन हम उसे लोकी जितना पावरफुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोकी के फ्रोस्ट जायंट वाली पावर्स ले लें तो उसके पास वो सारी पावर्स है जो फ्रीगा के पास थी। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीगा के पावर्स की, तो फ्रीगा ने एक बार थॉर से कहा था कि उसे विचेस ने पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि उससे बचपन से ही मैजिक करना आता होगा। फ्रीगा इल्यूजन्स बना सकती है, जैसे उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड में जेन फोस्टर का बनाया था। उसने मेलिकेथ को भी लगभग हैंड टू हैंड बैटल में बीट कर दिया था। और फ्रीगा के पास टेलीकिनेसिस पावर भी होगी, मतलब बिना चीज़ों को हाथ लगाए उसे अपनी पोजीशन से हिला देना। क्योंकि लोकी के एपिसोड 2 में उसने एक चीज़ को अपने टेलीकिनेटिक पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और एपिसोड 3 में जब लोकी और सेल्वी के ऊपर एक बड़ी सी बिल्डिंग गिरती है, तब लोकी अपने टेलीकिनेटिक पावर से उसे वापस अपनी जगह पर भेज देता है। और ये सब उसने फ्रीगा से सीखा था। फ्रीगा एक विच है, इसलिए वो टाइम ट्रेवलर्स को भी बड़े आसानी से पहचान जाती है। और अभी तो लोकी सीरीज के सिर्फ 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं। नेक्स्ट एपिसोड से लोकी जितने भी अपनी पावर्स यूज़ करेगा, समझ जाना वो सब फ्रीगा कर सकती है। क्योंकि बचपन में लोकी कमज़ोर था और वो थॉर की बराबरी कर पाए, इसलिए फ्रीगा को जो कुछ भी आता था वो उसने लोकी को सिखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट वन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। अब वैसे देखा जाए तो एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज की टीचर है, सो टेक्निकली एंशिएंट वन के पास कोई तो ऐसी टेक्निक होगी ही जिससे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर सकती है। लेकिन अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी को ऑब्जर्व करें तो आप नोटिस करोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी खुद की पावर से किसी बड़े सुपर विलन को बीट नहीं किया है। डोरमामू टाइम स्टोन से हारा था, थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कूट दिया, और एंड गेम में तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ पानी की लीकेज ठीक करने आया था। लेकिन दूसरी तरफ एंशिएंट वन की फाइटिंग स्टाइल देखो। एंशिएंट वन हैंड टू हैंड बैटल बिना किसी प्रॉब्लम के कर लेती है, और वो बैटल में रियलिटी को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती है, जो अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी किसी भी बैटल में नहीं किया है। इसलिए जब बात आती है बैटल एक्सपीरियंस की, तो एंशिएंट वन के पास वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंशिएंट वन के पास हज़ारों सालों का लाइफ एक्सपीरियंस है, और वो डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब भी करती थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरमामू वर्सेस सर्टर वर्सेस ईगो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईगो से। तो ईगो एक सेलेस्टियल है जो यूनिवर्स में लाखों सालों से एग्जिस्ट करता है। ईगो टेक्निकली एक प्लैनेट है, और वो ट्रैवल करने के लिए अपने अवतार्स का यूज़ करता है, जिसे मारना इम्पॉसिबल है। ईगो ने सिर्फ एक झटके में सोवरेंस के हज़ारों ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया था। अब मार्वल ने हमें ये नहीं बताया कि ईगो किसी और प्लैनेट पर अपनी कौन सी पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन जब वो अपने प्लैनेट पर होता है तब वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो खुद एक प्लैनेट है। वहाँ वो अपने फुल पोटेंशियल पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। और ईगो को जान से मारने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक तो उसके प्लैनेट पर जाकर उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर उसे अपने प्लैनेट पर जाने ही मत दो, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होकर मर जाएगा। अब बात करते हैं सर्टर की। तो सर्टर एक स्काई फादर है, ऑल फादर ओडिन की तरह। सर्टर को अपने फुल पोटेंशियल में आने के लिए अपने इटर्नल फ्लेम का यूज़ करना पड़ता है। इटर्नल फ्लेम सर्टर को इमॉर्टल बना देती है, और ये सर्टर इतना पावरफुल है कि हल्क उसे कुछ नहीं कर पाया। हेला सर्टर के सामने नहीं टिक पाई, और सर्टर ने एसगार्ड को कोर से डिस्ट्रॉय कर दिया। हज़ारों साल पहले ओडिन ने सर्टर को हराया था, लेकिन तब भी सर्टर मरा नहीं था। ओडिन ने अपनी ओडिन फोर्स से सर्टर की इटर्नल फ्लेम को छीन लिया था, जिसकी वजह से सर्टर कमज़ोर हो गया। अब बात करते हैं डोरमामू की। तो डोरमामू एक कॉस्मिक बीइंग है और डार्क डायमेंशन का रूलर भी। डार्क डायमेंशन में डोरमामू इमॉर्टल है, और अगर उसके घर में जाकर उसे कोई चैलेंज करेगा तो वो मारा जाएगा। अगर आपके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो बात अलग है, लेकिन डोरमामू अपने साथ पूरे डार्क डायमेंशन को लेकर घूमता है, और अगर कोई भी प्लैनेट या गैलेक्सी उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए तो उसे डोरमामू डार्क मैटर में चेंज कर देता है। टाइम स्टोन को छोड़कर हमें डोरमामू की कोई खास वीकनेस देखने नहीं मिली है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये बैटल करते हैं तो विनर कौन बनेगा। तो इस बैटल में साइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपने प्लैनेट पर ईगो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो अपने पावर्स का यूज़ करके अपने बॉडी के साइज़ को बड़ा या छोटा बना सकता है। लेकिन फिर भी ईगो नहीं टिकने वाला, क्योंकि सर्टर और डोरमामू के लिए एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। ईगो द लिविंग प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सर्टर की स्वॉर्ड या फिर डोरमामू की एनर्जी प्रोजेक्शन ही काफ़ी है।
लेकिन सर्टर और डोरमामू के बीच एक काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि जब तक डोरमामू अपने डायमेंशन से बाहर नहीं निकलेगा उसे मारा नहीं जा सकता, और जब तक सर्टर के पास अपनी इटर्नल फ्लेम है उसे भी जान से नहीं मारा जा सकता। बट सर्टर एक फायर डीमन है, मतलब डोरमामू उसे डार्क मैटर में मैनिपुलेट कर सकता है या ओडिन की तरह उसकी इटर्नल फ्लेम छीन सकता है। सर्टर सिर्फ अपने स्वॉर्ड से डोरमामू को नहीं मार पाएगा, क्योंकि डोरमामू एक ऐसा बीइंग है जो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है और एक एंटिटी होने की वजह से वो इमॉर्टल है। और अगर बात करें कंक्लूजन की, तो डोरमामू ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है अगर ये फाइट करते हैं तो, और विनर भी वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्वस ब्लेड वर्सेस प्रोक्सिमा का स्पीयर वर्सेस थैनोस स्वॉर्ड वर्सेस कल ऑब्सिडियन का हैमर। अब हम इनके वेपन को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेपन चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉर नियरली 1000 सालों से म्यूनियर यूज़ कर रहा था, लेकिन बैड फिजिकल शेप होने की वजह से एंड गेम में कैप्टन ने थॉर से कई गुना बेहतर म्यूनियर को यूज़ किया था। ऐसे ही ब्लैक ऑर्डर के साथ है, इन चारों को उनके वेपन्स अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मिले हैं। कोर्वस ग्लेव थैनोस जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो डबल ब्लेड स्वॉर्ड को सही से यूज़ ना कर पाए। वही कल ऑब्सिडियन का जो हैमर है वो उसके बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, इसलिए प्रोक्सिमा या एबोनिमो जैसे कैरेक्टर्स उसे कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इन्हें रैंक के बेसिस पर पावरफुल बताऊँ तो 4th नंबर पर मैं रखूँगा प्रोक्सिमा मिडनाइट के स्पेयर को। अब इसे स्पेयर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है और एक एनर्जी प्रोजेक्टर की तरह भी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में इस वेपन का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था और प्रोक्सिमा ने एक बार वंडा पर इसके प्रोजेक्शन से अटैक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, जबकि उस टाइम वंडा की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की थी। 3rd पर मैं रखूँगा कोर्वस ग्लेव के स्पीयर को, क्योंकि इसने विजन के वाइब्रेनियम बॉडी को चीर दिया था और माइंड स्टोन की एनर्जी को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था। 2nd पर मैं रखूँगा थैनोस की स्वॉर्ड को, क्योंकि उसने भी वाइब्रेनियम को काट दिया था और इसी स्वॉर्ड से थैनोस ने ट्रिनिटी को बैटल में बीट कर दिया था। और इसकी एरोडायनेमिक्स कुछ इस तरह है कि अगर थैनोस सही तरीके से इसे फेंके तो ये वापस उसके हाथों में आ जाएगी। वैसे अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये ओरो मेटल से बनी है, लेकिन ये सिर्फ काटने छाटने के लिए बनी है, इस स्वॉर्ड से हैवी स्ट्राइक नहीं की जा सकती, और इसीलिए 1st नंबर पर मैंने रखा है ऑब्सिडियन के हैमर को। अब ये किस एलियन मेटल से बना है वो तो अननोन है, बट ये एक हैमर है, एक शील्ड है और इसमें एक चेन सिस्टम भी है, जिसकी मदद से ऑब्सिडियन दूर के एनिमी पर भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगनिर वर्सेस स्टॉर्मब्रेकर। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि गंगनिर उस पेयर का नाम है जिसे ओडिन यूज़ किया करते थे, और स्टॉर्मब्रेकर को तो आप सब जानते ही होंगे। ये दोनों वेपन्स ओरो मेटल से बने हैं, बस गंगनिर अपने आप उसके वेल्डर के पास नहीं आता है। आर्बिट्री की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि स्टॉर्मब्रेकर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, बट जब ये दोनों वेपन्स आमने सामने आएंगे तब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा वेपन ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वेपन यूज़ कौन कर रहा है। अगर स्टॉर्मब्रेकर थॉर के पास हो और गंगनिर ओडिन के पास, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ओडिन थॉर को स्टॉर्मब्रेकर के साथ हरा देंगे, क्योंकि ओडिन थॉर से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस भी उन्हीं के पास था। वैसे स्टॉर्मब्रेकर की खास बात है कि वो अपने यूज़र की पावर को एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन गंगनिर में ऐसी क्वालिटी नहीं है। बट उसमें से एक ऑरेंज कलर की रे बाहर निकलती है जिसने फ्रोस्ट जायंट को मार दिया था। बॉर ने भी इसी वेपन से डार्क एल्फ को मारा था। इसलिए अगर बात करें कंक्लूजन की, तो ऑफिशियली स्टॉर्मब्रेकर एक पावरफुल वेपन है, लेकिन एट द एंड यह डिपेंड करता है कि वेपन को यूज़ कौन कर रहा है। मोडो का वेपन क्या कर सकता है और वोंग का भी, तो इन दोनों वेपन को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा था। मोडो का जो वेपन है उसका नाम है स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल। मूवी में इस वेपन का फुल पोटेंशियल देखने नहीं मिला, बट ये एक हंटर की तरह काम करती है और मैजिकली इसे अपने रेगुलर साइज से एक्सटेंड किया जा सकता है और एनिमी के अटैक्स को डॉज करने में भी ये काम आती है। वोंग के वेपन का नाम वॉन्ड ऑफ वटुम्ब है। यह आर्टिफैक्ट एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब करके रीडायरेक्ट कर सकता है, या फिर अगर यूजर चाहे तो अपनी पावर्स को कुछ हद तक एम्पलीफाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगनिर वर्सेस नेक्रो स्वॉर्ड वर्सेस सर्टर की स्वॉर्ड। अब गंगनिर और सर्टर की स्वॉर्ड के बारे में हम कुछ मिनट पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से नेक्रो स्वॉर्ड की बात हो रही है, कॉमिक या फिर मूवीज़। एक काम करते हैं, दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब कॉमिक्स के गंगनिर और ट्विलाइट स्वॉर्ड, जिसे सर्टर की स्वॉर्ड भी कहा जाता है, और मूवीज़ वर्जन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कॉमिक्स में नेक्रो स्वॉर्ड एक गॉड किलर वेपन है जिससे सेलेस्टियल को भी मारा जा सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ मूवीज़ में हेला के वेपन्स को नेक्रो स्वॉर्ड बोला जाता है, जो सिर्फ मॉर्टल्स को मारने में काम आती है। अगर हम मूवीज़ के बेसिस पर बात करें तो नेक्रो स्वॉर्ड और गंगनिर एक काफ़ी कमज़ोर वेपन है सर्टर के 700 फीट बड़े स्वॉर्ड के सामने।
लेकिन जब बात आती है कॉमिक्स की तो नेक्रोसॉर्ड ओडिन और सर्टर को बड़ी आसानी से मार सकती है, इसलिए कॉमिक वाली नेक्रोसॉर्ड ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉर्मल सेलेस्टियल कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और एक हाई सेलेस्टियल कितना पावरफुल हो सकता है? तो नॉर्मल सेलेस्टियल जो होता है वो काफ़ी इजीली एक सोलर सिस्टम को बनाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एक हाई सेलेस्टियल जो होता है वो लिविंग ट्राइब्यूनल और बियॉन्डर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। इस सेलेस्टियल का नाम स्केथन द अप्रूवर है और मार्वल कॉमिक में अगर कोई सबसे पावरफुल सेलेस्टियल है तो वो यही है, और ये इतना पावरफुल है कि इसे कॉमिक्स में पब्लिशर का ओहदा दिया जाता है। लोकी सीरीज़ में जैसे टीवीए है जो टाइमलाइन को रीसेट करते हैं, वैसे ही कॉमिक्स में स्केथन लिविंग ट्राइब्यूनल और बियॉन्डर जैसे पावरफुल बीइंग्स को रीसेट कर सकता है। और स्केथन ने एक बार ऐसे बीइंग को हराया था जो वन अबव ऑल से सिर्फ एक कदम नीचे था, और स्केथन ने बस इतना बोला था कि नॉट अप्रूव्ड, और वो बीइंग हार गया था। तो जो सेलेस्टियल बियॉन्डर से भी ज़्यादा पावरफुल बीइंग को बीट कर सकता है, सोचो वो कितना पावरफुल होगा। लेकिन इसी के साथ आज की सैंडविच सुपर बैटल ख़त्म होती है। अब मुझे पता है लगभग मैंने 1 महीने से सैंडविच सुपर बैटल अपलोड नहीं की थी, लेकिन मेरे घर में कोरोना की प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।